नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का रामनुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, उसी के साथ साथ इस्तकबाल करता हूं। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। और उसी के साथ साथ आज हम लोग अपना सेशन तैयार करते हैं। आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम है आरआरबी ये ग्रुप डी का, उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी वैकेंसी आने वाली है। उम्मीद किया जा रहा है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो फिर आप लोग एकदम मन से जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। और चलिए उसी के साथ हम लोग अपना सेशन शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक सभ्यता के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। और आपको उसमें एक सुझाव भी दिया गया था कि आप जब भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़िए तो फिर दोनों को साथ में कोरिलेट करके पढ़िए, तो आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे महाजन कि महाजनपद होता क्या। तो आज हम लोग देखेंगे महाजन। महाजनपद मीन्स होता क्या है कि महा से हो गया आपका महान, महान मीन्स हो गया विशाल, जन मीन्स हो गया व्यक्ति, और पद मीन्स हो गया स्थान। यानी कि विशाल व्यक्तियों के स्थान को महाजनपद के नाम से संबोधित किया गया। और आपको बता दूं कि अंगुत्तर निकाय है, एक ग्रंथ है जिसमें महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई। कितना बताई गई है? 16 बताई गई। तो फिर उन्हीं महाजनपदों में से एक मगध भी है, जो कि एक विशाल स्थान है। तो आज हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं कि जो मगध है इसका वास्तविक संस्थापक तो बिंबिसार को माना गया है, लेकिन इसका जो आरंभिक संस्थापक थे वह बृहद्रथ राजवंश का पुत्र जरासंध को माना गया। परंतु बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक मगध का माना जाता है। आपकी परीक्षाओं में काफी बार पूछ लिया जाता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तब आप लोग को बताना है कि बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक थे। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब बता दूं कि अब इसके बाद हम लोग आएंगे मौर्य साम्राज्य, क्योंकि मौर्य साम्राज्य उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक आता। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किए थे वह चंद्रगुप्त मौर्य जी किए थे, जिनका कार्यकाल 322 बीसी से 298 बीसी। तो अब उसी के साथ चलते हैं। आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री है उसको अगर आप एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आप लोग को ज्यादा मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो फिर आप लोग स्टेप बाय स्टेप कहानी के रूप में पढ़ते चलेंगे। अब अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि मगध का संस्थापक तो जरासंध है, परंतु मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। अब उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य पे आते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु थे चाणक्य, जिनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। आपके कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विष्णुगुप्त किसका नाम है, तो विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम। तो जो चाणक्य थे यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। उनका हर प्रकार से पालनहार एक प्रकार से चाणक्य। अब आगे देखते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह नंद वंश के शासक धनानंद की हत्या करके मगध साम्राज्य पर विराजमान होते हैं, यानी कि मगध के राजा बनते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद की मृत्यु करके मगध की राजगद्दी पर बैठ गए। अब उसके बाद आगे अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी पूछता है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, झेलम का युद्ध। कि झेलम का युद्ध क्या है। झेलम का युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं विदास्ता युद्ध या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध। इसमें क्या होता है कि इसमें सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध होता है सन 326 बीसी। यानी कि 326 बीसी में राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है, जिसमें पोरस की हार होता है और सिकंदर विजय प्राप्ति करता है। परंतु राजा पोरस का इतना महानता वीरता देखने की वजह से सिकंदर सारा जो धन दिया रहता है वो सारा का सारा राजा पोरस का लौटा देता है। तो उसी युद्ध को झेलम का युद्ध बोला जाए। फिर उसके बाद एक बार सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजेता हुआ। अब इसमें क्या हुआ था, ये जो सेल्यूकस निकेटर है, ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति, और यह सिर्फ उन्हीं स्थान पर शासन कर पाया था जिन स्थान पर ऑलरेडी सिकंदर ने विजेता प्राप्त की थी। यानी कि जो सिकंदर था वो विजेता प्राप्त जो किया था जिस स्थान पर, उस स्थान का जो चलाने वाला व्यक्ति था वह सेल्यूकस निकेटर था। क्योंकि जो सेल्यूकस निकेटर है वह जो सेल्यूकस निकेटर है वह सेनापति है सिकंदर। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर है भैया वह
सिकंदर का सेनापति है, तो सिकंदर द्वारा विजित स्थानों पर ही यह अपना राजपाट चलाता है। तो सिकंदर का जो सेनापति है सिलूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजेता प्राप्त हो जाता है। तो फिर सिलूकस निकेटर अपने पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है, और इसमें वह 4 स्थानों को चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट के रूप में देता है। उसी के साथ साथ 500 हाथियां भी उपहार देता है। तो ये 4 स्थान कौन कौन से परीक्षाओं में पूछा जाता है? तो उस वक्त नाम था एरिया, अर्कोसिया, जिड्रोसिया, फिर पाडमिया। और जो एरिया उसको इस वक्त हेरात के स्थान को जाना जाता है, अर्कोसिया को कंधार के नाम से जाना जाता है, जिड्रोसिया को मकरान के नाम से, उसके बाद जो पेरी पेडमाई है उसको काबुल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर था वह चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हारने के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है, और उसी के साथ साथ उनको 4 स्थान भेंट के रूप में प्रदान है। तो कौन करता है? यह सेल्यूकस निकेटर। अब उसके बाद आगे देखिए कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली राजा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसको बोला जाता है? चाणक्य को बोला जाता है। चाणक्य का एक और दूसरा नाम क्या था? तो विष्णु। अब उसके बाद देखते चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज वह चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और चंद्रगुप्त का सारा जीवन का लेखा जोखा वह इंडिका बुक में लिखता है। तो यानी कि जो मेगास्थनीज है वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके दरबार में आया। अब उसके बाद आगे देखते कि अब ये जो मेगास्थनीज था यह तकरीबन 16 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन दरबार में था, और फिर उसके बाद यह जैन धर्म द्वारा अपना मतलब मृत्यु प्राप्त किया था। और जो जैन धर्म लोग थे वह जो जैन धर्म में जो भद्रबाहु लोग थे, भद्रबाहु यानी कि कल हम लोग पढ़े थे कि जो जैन धर्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। पहला था श्वेत कपड़े वाले और दूसरे थे भद्रबाहु यानी कि नग्न वस्त्र वाले। तो जो मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, परंतु इसका फिर जब मृत्यु होने लगा तो यह जैन धर्मों में ये आपके भद्रबाहु विधि द्वारा इसको अपनाकर अपना मृत्यु प्राप्त करता है। तो कौन करता है? तो मेगास्थनीज करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है यह गुजरात के गिरनार जिले में सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं, और किसके नेतृत्व में करवाते हैं? तो वहां का तक्षशिला का राज्यपाल, तक्षशिला का जो राज्यपाल पुष्यपति था उसी के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक धनानंद की मृत्यु करके मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं विष्णुगुप्त की सहायता से। उसके बाद राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है, उसको झेलम का युद्ध बोला जाता है, जिसमें सिकंदर की विजेता होती है, परंतु वह पोरस की महानता वजह से सारा का सारा कारोबार उनको वापस लौटा देता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजेता होता है, जिसको देखते हुए सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है। अब उसके बाद ये देखते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर था वह 4 स्थान चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। कौन कौन देता है? तो हेरात, कंधार, मकरान और काबुल। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को बोला जाता है, और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। फिर उसके बाद देखते हैं कि मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसके बुक का नाम था इंडिका बुक। इंडिका बुक में वह चंद्रगुप्त मौर्य के सारे शासनकाल के बारे में बताता। फिर उसके बाद यह भी देखा कि जो मेगास्थनीज था वह जैन धर्म भद्रबाहु विधि द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त कर। फिर उसके बाद देखते हैं कि गुजरात के गिरनार जिले में सुदर्शन झील का निर्माण कराया जाता है, जिसका नेतृत्व पुष्यपति किए। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका 2 नाम, इसका मतलब 2 नाम से जाना जाता है। तो पहला था ब्रिसल। ब्रिसल मीन्स क्या होता है कि जो निम्न वर्ग से जन्मा, निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति को ब्रिसल बोला जाता है। और दूसरा होता है सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस मीन्स यह होता है कि डाकुओं का सेनापति, यानी कि जो जैसे कि अनेक अनेक लोग चंद्रगुप्त मौर्य को अनेक अनेक नाम से संबोधित कर रहे थे। जैसे कि कुछ लोग चंद्रगुप्त मौर्य के डाकुओं का सेनापति बोलते थे, या फिर डाकुओं का डाकू बोलते थे, और कुछ लोग जो चंद्रगुप्त मौर्य को
निम्न कुल के या निम्न वर्ग के जन्मे व्यक्ति के नाम से संबोधित है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 बीसी से 258 बीसी तक चला। फिर इसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे। इनका कार्यकाल कितना था? तो इनका कार्यकाल 298 बीसी से 273 बीसी। और इनको एक और नाम अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात में क्या होता है? दुश्मनों का दुश्मन, यानी कि जो बिंदुसार जी हैं उनका नाम अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। और अमित्र घात का अर्थ होता है दुश्मनों का दुश्मन। और बिंदुसार का एक सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इतिहासकारों में यह बताया गया कि बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता बताया जाए। जैसे कि बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट, महान शासक हुए, और ठीक उसी प्रकार से बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक भी उतने ही महान शासक हुआ। इसीलिए बिंदुसार को महान पुत्र का पिता भी बोला जाता है और महान पिता का पुत्र भी बोला। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, उसी प्रकार से सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डाइमिकस, जो डाइमिकस है वह सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत हैं, जो कि बिंदुसार के शासनकाल में आए। तो आगे देखिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जितनी शानदार थी, उसी प्रकार से सम्राट अशोक की भी कहानी काफी ज्यादा शानदार। अब इसमें अच्छी नोटिस करने वाली है कि इनका 322 बीसी से 298 बीसी तक शासनकाल चला। फिर 298 बीसी से 273 बीसी तक शासनकाल हो गए, परंतु यह राजगद्दी पर 269 बीसी पे ही बैठे, यानी कि 4 साल तक गए थे। यानी कि 4 साल तक मौर्य समाज पर कोई भी राजा नहीं। अब इसका एक कहानी है। इसमें कहानी यह होता है, जो सम्राट अशोक है यह अपने 99 भाइयों का हत्या करके राजगद्दी पर। आपको बता दूं, जैसे बिंदुसार का मृत्यु होता है तो इसके बड़ा भाई सुसी, जो कि तक्षशिला का राजा था, वह राजगद्दी पर बैठेंगे। परंतु राधागुप्त, जो कि ये बिंदुसार के मिनिस्टर थे, बिंदुसार के मंत्री थे, उन्होंने एक प्रकार से सम्राट अशोक को धोखे से राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि वह चाहता है कि सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठे। और जो सम्राट अशोक थे अपने 99 भाइयों का हत्या करके राजगद्दी पर बैठे। इनके सारे युद्ध एक प्रकार से घर नहीं बोल रहे थे, इसलिए थोड़ा भी युद्ध संबंधित जो भी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो सम्राट अशोक से रिलेटेड। तो आपको मोटा मोटा यह समझना है कि जो सम्राट अशोक था ये अपने 99 भाइयों का हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, और 4 वर्ष इसीलिए उसको लग गए। और इसका एक बड़ा भाई सुसी, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम क्या था? सुभद्रा। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, जो सम्राट अशोक है 261 बीसी में कलिंग पर विजय प्राप्त। कलिंग के जो राजा नंदराज थे उनके मध्य और अशोक के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट अशोक विजेता हुए। उस वक्त जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था और कलिंग की राजधानी तक्षशिला। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली, तो कलिंग के विजय के समय इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना एक मतलब भयंकर युद्ध हुआ कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख व्यक्तियों को मतलब मृत्यु के घाट उतार दिए गए। तो इतना ज्यादा नरसंहार, रक्तपात देखकर जो सम्राट अशोक थे वह बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। अब उसके बाद हम लोग आगे कि जो अशोक की रानियां थी, वैसे तो उनकी 16 रानियां थी, परंतु उनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण रानी, जैसे कि पहले का नाम है महादेवी, दूसरे का नाम है पद्मावती और तीसरे का नाम है काली। ये जो महादेवी है इनके दो एक पुत्र थे, पुत्री। इनका नाम महेंद्र और एक का नाम संमित्रा। महेंद्र पुत्र था और संमित्रा पुत्री। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने इन दोनों को ही पाटलिपुत्र से बाहर भेजा। फिर उसके बाद पद्मावत के पुत्र कुणाल, जो कि सम्राट अशोक के बाद राजगद्दी पर बैठे। अब उसके बाद अशोक के टाइम शिलालेख बहुत ज्यादा चलते। वह अपने कारनामों को लिखवाता था कि भविष्य में चल के लोग उसको जाने पहचाने, तो उसको शिलालेख का बहुत ज्यादा रुचि। तो सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ स्तंभ में खोजा गया शिलालेख था,
जो कि 1750 में बनाया गया था, परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। सबसे पहला पहला स्तंभ पढ़ा जाने वाला दिल्ली डोगरा स्तंभ था, जो कि सन 1873 ईस्वी में जेम्स प्रिंसर, जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिलालेख को पढ़ा था। फिर उसके बाद इस दोनों स्तंभों में यानी कि दिल्ली मेरठ और दिल्ली डोगरा को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवा दिया, जो कि अशोक के ये स्तंभ लेख थे। अशोक के टाइम 3 स्तंभ लेख चलते थे। पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख, चौथा था गुहा लेख। शिलालेख मतलब क्या होता था कि जो पत्थरों पर लिखवाया जाता था, उत्कीर्ण करवाया जाता था। स्तंभ लेख जो स्तंभों पर लिखवाया जाता था। गुहा लेख का मतलब यह होता है कि जो गुफा में लिखा जाता, तो उसको गुहा लेख बोला। यानी कि अशोक के टाइम में जो शिलालेख लिखा जाता था वो 3 प्रकार के थे। पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख और चौथा था गुहा। और फिर उसके बाद सम्राट अशोक की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप था, जो कि वाराणसी में बनवाया। तो फिर ये सारे के सारे सम्राट अशोक की कहानी थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये बिंदुसार के थे। तो मौर्य साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इन्हीं में से आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो फिर मौर्य साम्राज्य हम लोग आज यहीं पर खत्म करते हैं। अब इससे आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई ऐसे ही बनाए रखिए जुनून के साथ, जोश के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।